दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं 2022 में रिलीज हॉलीवुड हॉरर मूवी दे लिव इन द ग्रे फिल्म के बारे में। कहानी के स्टार्टिंग में हम एक लेडी क्लेयर को सुसाइड अटेम्प्ट करते हुए देखते हैं, लेकिन रस्सी कमजोर होने की वजह से वो कर नहीं पाती, टूट कर गिर जाती है वो। अगले सीन में हम उसके पति पीटर से मिलते हैं, जहां उनके बातों से हमें पता चलता है हाल ही में उनके 9 साल के बेटे लूकस की मौत हुई है एक एक्सीडेंट में। आज अगर वो जिंदा होता तो ये उसका 10th बर्थडे होने वाला था। क्लेयर अभी तक इस सच्चाई को एक्सेप्ट नहीं कर पाई, ना खुद को संभाल पाई है। आज भी बेचारी उस एक्सीडेंट के लिए खुद को ही कोसती रहती है। डिप्रेशन का शिकार बन चुकी है वो, और इस सब का असर उनके मैरिड लाइफ पर पड़ रहा है। अभी तो दोनों एक साथ रहते भी नहीं। पीटर उससे बहुत प्यार करता है, मगर जो खुद ही अपनी मदद करना नहीं चाहती, एक ग्रेइश रियलिटी में जीना चाहती है, उसे कौन बचाए। क्लेयर खुद को बाकी दुनिया से बिल्कुल आइसोलेट कर चुकी है। जरूरत से ज्यादा किसी से बात भी नहीं करती। पूरा दिन ऑफिस में खुद को बिजी रखती है और रात में घर लौटकर सो जाती है क्लोजेट के अंदर। हाँ, वो क्लोजेट में सोती है, मगर ये सिर्फ लोनलीनेस का डर नहीं है। हमें उसके शरीर में कई जगह चोट के निशान भी दिखते हैं, जैसे कोई उस पर रेगुलरली टॉर्चर करता हो। लेकिन ये किसी इंसान का काम नहीं है, आत्माओं का है। यहाँ पर हमें क्लेयर के बारे में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात पता चलती है। उसे स्पिरिट्स दिखते हैं बचपन से ही, मगर जब से लूकस की मौत हुई है और उसने खुद को पीटर से दूर कर लिया है, ये आत्माएं जैसे उस पर और ज्यादा हावी हो रहे हैं। क्लेयर हमेशा डरी डरी सी रहती है। कब कौन उस पर हमला करते उसे कोई आइडिया नहीं रहता। इस अपने हेलुसिनेशन समझकर वो मेडिकेशन भी ले रही है, बट एज एक्सपेक्टेड कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा, क्योंकि ये कोई इल्यूशन है ही नहीं, रियलिटी है। वो पीटर को इसके बारे में कभी कुछ बता नहीं पाई, ना पीटर कभी समझ पाया। उनके बीच दूरियां बढ़ती ही गई। अभी तो उनकी शादी भी टूटने के कगार पर पहुंच चुकी है। नेक्स्ट डे हम क्लेयर को ऑफिस जाते हुए देखते हैं। वो चाइल्ड प्रोटेक्टिव सर्विस में काम करती है, जहां उसका बॉस उसे एक नया केस देते हैं। किसी सोफी लैंग नाम के लड़की का केस है ये। उसके शरीर पे हर रोज नए नए निशान आते रहते हैं, तो उसके स्कूल वालों को लगता है वो डोमेस्टिक अब्यूज का शिकार है। क्लेयर को वही इन्वेस्टिगेट करना है। वो उसी दिन सोफी के घर जाती है उससे मिलने। उसके पेरेंट्स जायस और ऑन्ट्रे से भी बात करती है, जरूरी हर डिटेल्स पता लगाती है, मगर उसे उनका बर्ताव शक करने जैसा बिल्कुल भी नहीं लगता। फाइनली उसे पता चलता है ये घर हॉन्टेड है। 8 साल पहले जब वो लोग इस घर में शिफ्ट हुए थे, तब से कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज नोटिस किए थे उन लोगों ने, मगर तब सब कुछ उतना प्रोमिनेंट नहीं था। जैसे जैसे उनकी बेटी बड़ी होती गई, इस आत्मा का नेचर भी उतना ही तेजी से वायलेंट होता गया। सोफी के शरीर पे ये निशान उसका ही दिया गया है। उन लोगों ने बहुत कोशिश की है उसे रोकने की, मगर रोक नहीं पाए। किसी से कुछ बोल भी नहीं पाए, क्योंकि जाय से कोई यकीन नहीं करेंगे। मगर क्लेयर उनमें से नहीं है। वो उनके हालातों को बहुत अच्छी तरीके से समझ पा रही थी, और इस घर में आने के बाद ही उसने उस आत्मा को देख भी लिया था। इतना स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस उसने पहले कभी भी फील नहीं किया। वो खुद भी काफी डर चुकी थी, मगर उसके पास इस प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन नहीं था, तो वो इस केस से क्विट कर लेती है। घर में ऑलरेडी इन सब चीजों को झेल रही है वो। हर रोज ऐसे डरे डरे रहने से परेशान हो चुकी है। ऊपर से बाहर भी ये सब उसे और बर्दाश्त नहीं होगा। मगर अगले दिन ही उसे फिर से सोफी के स्कूल से कॉल मिलता है। सोफी के चेहरे पर एक नया मार्क आ गया है। स्कूल के प्रिंसिपल ऑन्ड्रे को बुला के लास्ट वार्निंग देते हैं। इससे आगे अगर और भी कुछ हुआ तो वो लोग सोफी को फॉस्टर केयर में भेज देंगे। बेचारी ऑन्ड्रे, उसे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था वो क्या करे। क्लेयर उसे घर बेचकर कहीं और शिफ्ट करने की सजेशन देती है, मगर वो पॉसिबल नहीं था। घर ऑलरेडी मॉर्टगेज पर था। फाइनली ऑन्ड्रे उससे एक रिक्वेस्ट करती है, अगर क्लेयर आत्मा को देख सकती है, उन्हें सुन पाती है, तो उनसे बात भी तो कर पाएगी ना। क्यों ना वो उनकी मदद करे। आखिर पता तो चले उस आत्मा को चाहिए क्या। क्लेयर श्योर नहीं थी, उसे कुछ वक्त चाहिए था सोचने के लिए। मगर इधर उसका बॉस उसे फोर्स कर रहे थे जल्दी फाइल रिपोर्ट करने के लिए, तो उधर वो आत्मा भी दिन ब दिन अग्रेसिव होती जा रही थी। एक दिन जब सोफी अपने कमरे में अकेले खेल रही थी, अचानक ही वो आत्मा उस पर हमला करके उसे क्लोजेट में लॉक कर देती है। पूरे घर में उस छोटी सी बच्ची की दर्दनाक चीखें गूंज उठती है। ऑन्ड्रे अपने तरीके से पूरी कोशिश करती है उससे लड़ने की, मगर वो आत्मा किसी के वश में आने वाली थी नहीं। और इसके कुछ दिन बाद जो होता है वो इससे भी और ज्यादा भयानक था। उस दिन सोफी अपने पेरेंट्स के साथ डिनर कर रही थी। हम नोटिस करते हैं ऑन्ड्रे और जायल्स ठीक से बात नहीं कर रहे थे, शायद उनके बीच कोई झगड़ा चल रहा था। ऐसे ही झगड़ते झगड़ते एक पॉइंट पे ऑन्ड्रे अपना गुस्सा सोफी पर निकाल देती है, डांट देती है उसे, क्योंकि वो टेबल पर आवाज कर रही थी। बस इतना ही।
मगर बदले में ऑन्ड्रे को जो सजा मिलती है वो काफी भयानक थी। वो आत्मा उसके हाथ में चाकू से स्टैब कर देती है। पूरा टेबल खून से लथपथ हो चुका था। यहाँ पर हम समझ नहीं पाते उस आत्मा ने ऐसा किया क्यों। वो खुद भी तो सोफी को मारती है ना। ऑन्ड्रे पर इसका असर बहुत बुरा पड़ता है। वो बिल्कुल सहम सी गई थी। जाइल्स भी उसे संभाल नहीं पा रहा था क्योंकि उनका रिश्ता पहले से ही ठीक नहीं चल रहा था। यहाँ हमें पता चलता है कि जाइल्स ने एक बार ऑन्ड्रे पर चीट किया था किसी दूसरे लड़की के साथ कई साल पहले। ऑन्ड्रे उसे छोड़कर तो नहीं गई मगर वो उस बात को भुला भी नहीं पाई। आज भी उनके बीच इसी बात को लेकर झगड़ा होता रहता है। सोफी भी जानती है इस बात को। उधर इसी बीच क्लेयर के साथ भी एक हादसा होता है। पीटर उससे पैचअप करने की कोशिश कर रहा था मगर क्लेयर उसे कंटिन्यूअसली दूर भगा रही थी। इसी सिलसिले में हमें पता चलता है उसके गिल्टी फीलिंग्स के ट्रू नेचर के बारे में। असल में जिस दिन लुकस का एक्सीडेंट हुआ था उस दिन उसकी ड्यूटी थी उसे स्कूल से पिकअप करने की, मगर वो सो गई और अकेले लौटने के चक्कर में बेचारे लुकस का एक्सीडेंट हो गया था। 3 दिन लग गए थे उसके लाश को ढूंढने में। इतनी खराब हालत हो चुकी थी उसकी। रोड से कई दूर खेत में पड़ा था उसका शरीर। किसी गाड़ी ने उसके माथे को कुचल दिया था। एक माँ होकर क्लेयर कैसे भूल सकती है उस दिन को। वो नहीं चाहती किसी और माँ को भी ये दर्द मिले। इसीलिए जब ऑन्ड्रे उससे सब कुछ शेयर करती है और रिक्वेस्ट करती है उनकी मदद करने की, वो मना नहीं कर पाती। जो करना है उसे ही करना होगा, वो भी बहुत जल्द, नहीं तो सोफी को फॉस्टर केयर में भेज दिया जाएगा। तो वो और लेट नहीं करती। उसी रात वो लोग एक काइंड ऑफ सियांस परफॉर्म करती हैं जहां क्लेयर उस आत्मा की असलियत विटनेस करती है। उसे दिखाई देता है कैसे उस आत्मा ने ब्रूटली अपने पति का खून किया था, वो भी अपने बेटे के सामने। जैसे ही क्लियर उसे इस घर से निकल जाने के लिए कहती है, गुस्से में वो आत्मा उसे चोक करने लगती है, मगर मारती नहीं। बस कुछ देर के लिए वो बेहोश हो गई थी। ऑन्ड्रे और जाइल्स उसे हॉस्पिटलाइज करते हैं जहां भी आत्माएं उसे चेस करने लगते हैं। कुछ ट्रैप्ड सोल्स जिन्हें पता तक नहीं कि उनकी मौत हो चुकी है। हॉस्पिटल में रहते वक्त ही उसे अपने बॉस का वॉइस मैसेज मिलता है जिससे वो श्योर हो जाती है सोफी का केस बहुत जल्द बंद होने वाला है। तो घर लौटने के बाद क्लियर फिर से ऑन्ड्रे से मिलने जाती है। टेंशन में बेचारी की हालत बदतर हो चुकी थी। आजकल तो उसे प्लेस और टाइम का कोई ख्याल नहीं रहता। अपने अनजाने में ही घर से निकल जाती है वो। दवाई लेने के बाद भी रात में सो नहीं पाती। उसके बातों से क्लियर था कि वो अपनी जिंदगी से बिल्कुल भी खुश नहीं है। जिस जायल से वो अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करती है, उसने उसे धोखा दिया। ये उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उसे ये भी पता है कि जायल्स उसे कोई प्यार व्यार नहीं करता। इस रिश्ते को वो सिर्फ और सिर्फ सोफी के खातिर निभा रहा है। इतना वैल्यूलेस है वो। क्लियर उसके बातों को, उसके भावनाओं को समझ पा रही थी, मगर उसके हाथ में कुछ नहीं बचा था। अगले दिन उसे पता चल जाता है उसके बॉस ने ऑलरेडी इस केस को फाइल कर दिया है और अगले हफ्ते ही सुनवाई है। क्लियर अपने बॉस से इस बारे में बात करने जाती है तो उसका बॉस उल्टा उसे नौकरी से ही निकाल देता है। फाइनली क्लियर रियलाइज करती है कुछ चीजें हम इंसान के हाथ में नहीं होते, उन्हें हम कंट्रोल नहीं कर सकते, तो उन्हें एक्सेप्ट कर लेने में ही भलाई है। जैसे लूकस की मौत। अतीत को हर दिन अपने दिल में, जहन में ताजा करके उसे गम के अलावा और क्या मिल रहा है? कुछ भी तो नहीं। ऊपर से फालतू में पीटर से उसका रिश्ता खराब हो रहा है। इसमें उसकी क्या गलती है? तो क्लेयर डिसाइड करती है वो अपने आप को एक मौका और देगी, पीटर के साथ उसके रिश्ते को भी। वो कॉल करती है पीटर को और ड्यूटी खत्म होने के बाद उसे घर आने के लिए इनवाइट करती है। आज बहुत दिनों बाद वो अपने कमरे में सोएगी, क्लोजेट में नहीं। एक नए शुरुआत की खुशी में कमरे को सजाने लगती है वो। मगर इसके ठीक बाद ही कुछ ऐसा होता है कि उसका सारा प्लानिंग पलट जाता है। कोई दरवाजे पर नॉक करता है। ये उसके साथ पहली बार नहीं हो रहा था। हर रात कोई ना कोई दस्तक देता ही है उसके दरवाजे पर, मगर इनमें से कोई भी इंसान नहीं होता। सभी भटकते हुए आत्माएं होते हैं जो इस घर में शेल्टर लेने की कोशिश करते हैं। साथ में सोफी से मिलने के बाद से वो वाली आत्मा भी रेगुलरली क्लेयर को विजिट करती रही। आज भी दस्तक उसने ही दिया था। वो जैसे क्लेयर से कुछ कहना चाहती थी। वो आत्मा अपने हाथों से क्लेयर की आंखों को कवर कर लेती है और ले जाती है अपनी रियलिटी में, जहां क्लेयर रूबरू होती है पूरे सच्चाई के साथ। हमें पता चलता है आज तक उसने जो कुछ भी देखा सुना वो सब बस आधा सच था। मैक्सिमम तो उसमें झूठ ही थे। सच्चाई को मैनिपुलेट की गई थी। उस आत्मा ने अपने पति का खून जरूर किया था मगर मजबूरी में। असल में उसके पति अब्यूसिव था। उसे और उसके बेटे को मारता था हर रोज। एक दिन बात हद से निकल गई। वो जानवर अपने बेटे को चोक करने लगा था तो उसके पत्नी ने उसे मार डाला अपने बेटे को बचाने के लिए। उसका पति तो मर गया, साथ में उनका बेटा भी। बेचारी माँ, सब कुछ दुख हो चुकी थी वो, और खुद को संभाल नहीं पाई। अपने दोनों हाथ काट के सुसाइड कर ली।
ये सब कुछ इसी घर में हुआ था सालों पहले। मरने के बाद भी वो आत्मा इसी घर में रह गई, लेकिन वो इविल नहीं है। उसने कभी सोफी को हर्ट नहीं किया, उसके माँ ने किया था। वो बचपन से ही अपनी बेटी को टॉर्चर करती थी और दोष डालती थी उस आत्मा पर। सोफी बेचारी किसी से कुछ कह भी नहीं पाई, क्योंकि वो अपने परिवार से दूर होना नहीं चाहती थी। बिसाइड्स ऑन्ड्रे उसे जरूर धमकाती भी थी। यहाँ पर खुलता है इस फिल्म का असली राज। हमें पता चलता है सोफी के लाइफ का असली विलेन उसकी माँ है, वो आत्मा नहीं। ऑन्ड्रे मेंटली सिक है। अपने लाइफ का सारा फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन वो अपने बेटी पर निकालती है, क्योंकि उसे लगता है जाइल्स उससे ज्यादा प्यार करता है। वो आत्मा तो बस सोफी को बचा रही थी। क्लेयर इस सच्चाई के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं थी। उसे एक बहुत बड़ा झटका लगता है, लेकिन अभी सब कुछ जानने के बाद उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कई गुना बढ़ चुकी थी। उसे कुछ भी करके सोफी को बचाना था। तो वो भागती है उसके घर और वो आत्मा उसे रास्ता दिखाती है। इस सीन में हम ऑन्ड्रे को बिल्कुल ही एक नए रूप में देखते हैं, उसके असली रूप में। वो अपनी बेटी के तरफ गन पॉइंट कर चुकी थी। उसे लगता था सोफी अगर उसके हाथ से निकल गई तो जायज पर उसका और कोई कब्जा नहीं रहेगा, इसीलिए फॉस्टर केयर में भेजने से अच्छा वो उसे जान से ही मार डाले। उसे जिंदगी में कभी कोई खुशी नहीं मिली, ना सुकून मिला, जिसके लिए जायज जिम्मेदार है। तो वो जायज के लाइफ से भी उसके मोस्ट लव्ड पर्सन, उसकी बेटी को छीनना चाहती है। इससे एटलीस्ट उसे तसल्ली तो मिल जाएगी। जायज उससे हाथ जोड़कर माफी मांगता है, समझाने की कोशिश करता है कि वो बीमार है, मगर ऑन्ड्रे अपना आपा खो चुकी थी। एक माँ होकर अपने औलाद को मारना चाहती थी वो, लेकिन अहम वक्त पर क्लियर की एंट्री उसके प्लान को बर्बाद कर देती है। क्लियर पहले उसे बातों से मनाने की कोशिश करती है। जब वो नहीं सुनती तो उसके हाथ से गन को छीनने की कोशिश करती है वो, और इसी हाथापाई में बंदूक से गोली चल जाती है जाइल्स की तरफ। वहीं पर उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद भी ऑन्ड्रे नहीं रुकती। उस पर जैसे कोई भूत सवार हो चुका था। वो पागलों की तरह क्लियर पर हमला कर देती है, उसकी तरफ शूट करने लगती है। तो मजबूरन क्लियर भी उसे धक्का दे देती है और ऑन्ड्रे सीढ़ियों से नीचे गिरकर बेहोश हो जाती है। इस मौके का फायदा उठाते हुए क्लियर सबसे पहले पुलिस को कॉल करती है और फिर सोफिया को लेकर घर से भागने की कोशिश करती है। मगर जब वो नीचे जा पहुंचती है तो देखती है ऑन्ड्रे कहीं गायब हो चुकी है, मतलब उसका होश लौट चुका है। अचानक ही कहीं से वो फिर से एक बार क्लियर पर हमला कर देती है, इस बार चाकू से। एक के बाद एक स्टैब करके क्लियर को घायल कर देती है वो। सोफी उसे प्रोटेक्ट करने की कोशिश करती है, एक भारी चीज से वार कर देती है वो अपने माँ के ऊपर। क्लियर भी उसे लात मारती है, मगर उस पागल को रोकने की ताकत उसमें बची नहीं थी। फाइनली क्लियर उस आत्मा से मदद मांगती है, जिसके जवाब में वो आत्मा सोफी के हाथ, पैर और गर्दन तोड़कर बहुत ही बेरहमी से उसे मार डालती है। उधर हम पीटर को देखते हैं अपने कलीग के साथ ड्यूटी पर जाते हुए। सोफी ने जो कॉल किया था उसके रिस्पॉन्स में, मगर उसे पता नहीं था वो कहाँ जा रहा है। घर पहुंचने पर उसे ऑन्ड्रे की लाश और बेहोश क्लियर मिलती है। फॉर्चुनेटली सोफिया बिल्कुल सही सलामत थी। उसे फॉस्टर केयर में भेजा जाता है और क्लियर को हॉस्पिटलाइज की जाती है। एट द फाइनल सीन हम फिर से एक बार क्लियर और पीटर को देखते हैं एक साथ। उनके बीच सारे मिसअंडरस्टैंडिंग खत्म हो चुके हैं। अभी क्लियर और खुद को कोसती नहीं, उस एक्सीडेंट को वो एक्सीडेंट की तरह ही एक्सेप्ट कर चुकी है, और जो दर्द है वो दोनों मिलकर बांट लेते हैं। क्लियर के दिल में और कोई ग्रे स्पॉट नहीं रहे, सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट हो चुके हैं। साथ ही साथ क्लियर अभी अपने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर को कोई बीमारी नहीं मानती। उसे एहसास हो चुका है ये गॉड्स गिफ्ट है, तो वो इसे लोगों की भलाई में यूज कर रही है। वो उन लोगों की मदद कर रही है जो अपने किसी डेड लव्ड वन से बात करना चाहते हैं। इससे उसे शांति मिलती है, मगर हाँ, साथ में खतरे का डर तो लगा ही रहता है। सभी आत्माएं एक जैसे जो नहीं होते। ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है।